कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता क्या है, इस चैप्टर को हम लोग बेसिक्स लेके स्टैंडर्ड तक कर रहे होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर आपका अपना चैनल शुभ अचीवर्स। सो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे फ्रॉम बेसिक टू स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर आप इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग लेकर एंड तक देखते हैं तो आपका बेसिक से स्टैंडर्ड पूरा कवर हो रहा होगा और इस एग्जाम में आई गिव यू एश्योरेंस कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, क्योंकि काफी वीडियो डिटेल होने वाली है जहां पर हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको सेम एज इट आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो स्टार्टिंग से लेके पेन पेपर प्रॉपर नोट्स बनाना और चीजों को अच्छे से लिखना और समझना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि हम इस पूरे लेक्चर में क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें पॉलिनोमियल्स चैप्टर की, तो हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन, कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, उसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या है, वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे होंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, जीरोस होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम अभी आपको लगेगा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 10th क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आराम से एक एक स्टेप डिटेल में समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन किस मेथड से करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से करना है या कोई और मेथड है, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे फैक्टर थ्योरम, कि अगर किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर दिया होगा तो हम उसके अदर फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। अब लास्ट है टॉपिक दैट इज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अब इसमें हमने 8 तक स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था, राइट, बट हम यहां पर क्यूब का फॉर्मूला पढ़ेंगे और उसमें बेस्ड इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना, क्योंकि पूरी वीडियो डिटेल में बहुत अच्छे साथ कंसेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में सेम फंसेंगे। इस वीडियो को स्टार्टिंग से देख ले तो आई एश्योर यू पूरे अच्छे गुड मार्क्स आ रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं विद आवर बेसिक कंसेप्ट दैट इज ऑल अबाउट पॉलिनोमियल्स। बिगिन विद आवर बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। द फर्स्ट इज वेरिएबल। सबसे पहले हम समझते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज वेरिएबल। देखिए आप सभी ने इंग्लिश में पढ़ा था दैट इज अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स कहां से स्टार्ट होते हैं, एबीसीडी से लेके जेड तक, राइट। बट वो इंग्लिश में क्या होता था, अल्फाबेट्स होते हैं, बट मैथ्स में हम उसे क्या बोलेंगे, दैट इज सेड टू बी वेरिएबल। मतलब कि जहां मान लो आपके पास ए है, बी, सी डैश डैश एक्स वाई जेड, ये सारा कुछ क्या होता है, अल्फाबेट्स होता है। आपको पता है किसमें, इंग्लिश में अल्फाबेट्स हम बोलते हैं, राइट। बट मैथ्स में इसे कहा जाता है वेरिएबल। मतलब क्या जरूरी है सर कैपिटल ही होगा, नहीं। अगर ये स्मॉल अल्फाबेट्स भी हैं तो ये सारे क्या कंसिडर होंगे, सो दिस विल बी कंसिडर एज वेरिएबल। समझ में आ गई होगी बात। जो इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं उसे हम मैथ्स में क्या बोलते हैं, दैट इज सेड टू बी वेरिएबल। क्लियर है यहां तक, बहुत बढ़िया। चलिए सेकेंड अगर हम बात करें टर्म की, दैट इज योर कांस्टेंट। कांस्टेंट, अब सर कांस्टेंट मतलब क्या, कांस्टेंट हमने फिजिक्स में सुना है या फिर हम इंग्लिश में सुनते हैं कि अच्छा ये चीज कांस्टेंट है तो रुका हुआ या फिक्स्ड है। तो मैथ्स में अगर हम पॉलिनोमियल्स के अंदर बात करें तो ये होता है न्यूमरेबल्स या नंबर्स। न्यूमरेबल्स, न्यूमरल्स या फिर आप बोल सकते हो नंबर। मतलब क्या, जैसे मान लो लेट्स सपोज आपके पास एक नंबर है 10, सो 10 यहां पर क्या होगा, कांस्टेंट, बिकॉज ये एक फिक्स्ड नंबर है 10, ठीक है। तो ऐसे कोई भी नंबर्स जो आपको दिख रहे होंगे उसे हम यहां पर क्या बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट, जब अकेले नंबर्स होंगे। समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या है, जो भी अल्फाबेट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वेरिएबल। और दूसरा कांस्टेंट क्या होते हैं, जो भी न्यूमरेबल्स होते हैं या नंबर्स होते हैं, दे आर सेड टू बी कांस्टेंट। क्लियर। चलिए अब अगर मैं बोलूं इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। सो अगर मैं बोलूं कि ठीक है हमने पढ़ लिया वेरिएबल होता है सर, बहुत बढ़िया, और उसके बाद हमने पढ़ लिया ठीक है सर कांस्टेंट भी होते हैं। अगर मैंने इन दोनों को एक साथ लिख दिया
तो ये क्या बन जाएंगे, बहुत बढ़िया। सो देखिए, वेन एवर द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज सेट टू बी एज टर्म, इसे हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। जैसे मान लो वेरिएबल में मैं ले रहा हूं x, ठीक है, और कांस्टेंट मैंने ले लिया 9। अब इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट लिखता हूं, क्या लिखता हूं, प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड द कांस्टेंट नंबर्स इज सेट टू बी एज टर्म, मतलब ये क्या हो जाएगा 9x। तो ये 9x पूरा क्या कहलाएगा, तो ये पूरा 9x आपका कहला रहा होगा दैट इज सेट टू बी एज टर्म। इसे आप क्या बोलेंगे, इसे आप कहेंगे इट इज टर्म। समझ में आ गई होगी बात कि टर्म होता क्या है। अच्छा सर, हमें ये डाउट आ रहा है, क्या हमेशा जरूरी है टर्म पॉजिटिव होगा? नहीं, नेगेटिव भी टर्म हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम अगर टर्म नेगेटिव की बात करें तो मैं बोलता हूं कि वेरिएबल हमने ले लिया है -199 और हमारे पास जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास वेरिएबल है y, ठीक है, और हमारे पास जो नंबर है कांस्टेंट दैट इज -199। अगर मैं इनका कॉम्बिनेशन करूं तो हमें क्या मिलेगा, टर्म। तो मैं इसको लिख सकता हूं -199y, तो दिस इज ऑल्सो सेट टू बी एज टर्म। इसे भी हम क्या बोलेंगे, इसे भी हम लोग कह रहे होंगे दैट दिस इज अ टर्म। तो आई थिंक समझ में आ गया वो वेरिएबल क्या होते हैं, सारे अल्फाबेट्स जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं कांस्टेंट, कॉम्बिनेशन और द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड द कांस्टेंट नंबर इज सेट टू बी टर्म। ये 3 डेफिनेशन क्लियर होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि टर्म्स के टाइप क्या होते हैं, बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि टर्म तो हमें समझ में आ गया, अब टाइप्स ऑफ टर्म क्या होते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं टर्म की, तो टर्म को हम 2 फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। पहला होता है लाइक टर्म और दूसरा होता है अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म, ठीक है। अब सर लाइक टर्म मतलब क्या, लाइक मतलब एक जैसे या पसंद करने वाला, लाइक भाई 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 रोक जाओ, पसंद वाला नहीं, ठीक है। लाइक मतलब यहां पर होगा मैथ्स में दैट इज एक जैसा दिखने वाला। क्या जरूरी है दिखने वाला? बिल्कुल। तो देखिए कैसे, लेट सपोज मैं अगर एग्जांपल लूं, मैं बोल रहा हूं मेरे पास एक टर्म है दैट इज 9x है और एक दूसरा टर्म है दैट इज 19x। ओके, अब बताइए इसमें क्या चीज आपको सेम दिख रही है? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, यहां पर हमें यह दिख रहा है कि x तो सेम है। आप कह सकते हैं x इज सेम, यस। सो व्हेनेवर द वेरिएबल इज सेम बिटवीन द 2 टर्म्स, जब कभी भी 2 टर्म हम देख रहे हो, कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, अगर उनके वेरिएबल सेम है, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, लाइक टर्म। कैसे समझते हैं, मान लो आपके पास है 100z और यहां पर है 10,000z, तो क्या यहां पर आपको नंबर्स दिख रहे हैं सेम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। तो यहां पर आपको सेम क्या दिख रहा है? तो आप देख सकते हैं यहां पर सिमिलर आपको दिख रहा है, या सेम यहां पर हम कह सकते हैं दैट इज व्हाट, इट इज z। यहां पर हमें दिख रहा है z है। तो जब भी आपका वेरिएबल सिमिलर होता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, दैट इज सेट टू बी लाइक टर्म। अच्छा सर, क्या जरूरी है हमेशा वेरिएबल ही सेम हो? नंबर्स भी तो सेम हो सकते हैं, ऐसी भी कंडीशन आ सकती है। तो लेट्स सपोज आई एम हैविंग एन एग्जांपल दैट इज 100x एंड 100y। क्या ये एक लाइक टर्म है या नहीं? कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अब यहां पर देखो, क्या इनके वेरिएबल सेम है? नहीं, लेकिन यहां पे जो नंबर्स हैं वो क्या है, सेम है। तो क्या ये लाइक टर्म होगा? नहीं होगा। लाइक टर्म्स वो होते हैं जिनके वेरिएबल सेम हो। अभी जस्ट एक्सप्लेन मैंने कहा था। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि वेरिएबल सेम नहीं है, तो इन्हें हम क्या कंसिडर करेंगे? सो दिस विल बी कंसिडर एज लाइक टर्म। जहां पर वेरिएबल सेम ना हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, लाइक टर्म्स। जहां पर वेरिएबल सेम होंगे वो क्या होंगे, जहां पर वेरिएबल सेम होते हैं वो होते हैं लाइक टर्म्स। जहां पर वेरिएबल सेम नहीं होते हम उसे क्या बोलेंगे, दैट इज सेट टू बी अनलाइक टर्म्स। अच्छा सर, क्या साइन में ये चीज फॉलो होती है? चलिए उसको भी क्लियर कर लेते हैं। मैं एग्जांपल लेट सपोज मैं कह रहा हूं मेरे पास है -100x और -99x। चलो एक में माइनस बताते हैं, वरना आप बोलोगे माइनस माइनस सेम हो जाता है, कैसे? ठीक है, क्या यहां पर दोनों के वेरिएबल सेम है? यस, वेरिएबल सेम है, बिल्कुल सेम है। तो इसे हम क्या कंसिडर करेंगे?
सो दिस विल बी सेड टू बी एज लाइक टर्म बिकॉज इसका क्या है, वेरिएबल सेम है। समझ में आ गई होगी बात, यहां तक क्लियर होगा, राइट बहुत बढ़िया। तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म अपने को क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम हमें जो डिस्कस करना है दैट इज कोएफिशिएंट। नेक्स्ट हम समझ रहे होंगे कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट की अगर बात करें मतलब जो वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाइड होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो कोएफिशिएंट होता है। सर ऐसा डेफिनेशन समझ नहीं आ रही, विद एग्जांपल बताइए कि कैसे। लेट्स सपोज अगर मैं लिख रहा हूं -98x, अब मुझसे पूछा गया कि बताओ कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है। मुझसे पूछा गया है कि टेल मी व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। सो आप बोलेंगे -98। मतलब क्या कि व्हेनेवर द वेरिएबल, जिस वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो उसका क्या कहलाता है, उसका वो कहलाता है बेटा कोएफिशिएंट। समझ में आई बात। अच्छा सर क्या जरूरी है ऐसा हो, ठीक है तो एक और एग्जांपल देते हैं। मान लो आपके पास नंबर है -99x² y z। अब यहां पर आपको कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं, तो आपको दिख रहे हैं x है, y है, z है, तो टोटल 3 वेरिएबल्स हैं। अब यहां पर अगर मुझे पूछा जाए कि चलिए मुझे बताइए कोएफिशिएंट ऑफ y क्या होगा, तो y के सिवा जो भी बचा, मतलब जिसका पूछा है उसको छोड़कर जितनी भी चीजें वो उसकी क्या हो जाएंगी, कोएफिशिएंट हो जाएगी। मतलब उसके साथ जो भी प्रोडक्ट में है, मतलब क्या -99x² और z, -99x² z, ये क्या होगा, ये सारा कुछ उसका कोएफिशिएंट कहला रहा होगा। समझ में आ गई बात कि जिस चीज के बारे में पूछा जाए उसको छोड़कर सारे वेरिएबल्स, नंबर्स, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सब कुछ क्या कहलाएंगे, ऑल आर सेड टू बी एज कोएफिशिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। एक और कंसीडर करो और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना। सर बोलता हूं -1008x² bcy²। अब मुझे यहां पर पूछा गया है टेल मी व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ c। तो मुझे बताइए कि इस c का कोएफिशिएंट क्या होगा। सो आप बोलेंगे कि ठीक है सर, आपने जैसे बोला था जिसका पूछा है उसको छोड़ दो बाकी सब लिख दो, तो बिल्कुल -1008x² aby² क्या सर साइन लिखना कंपलसरी है? यस, मैंने बोला जिसके बारे में पूछा है उसको छोड़ दो बाकी सब कुछ लिख दो, तो साइन लिखना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। तो आई थिंक क्लियर हो गया टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं और लाइक टर्म्स क्या होते हैं। इसके बाद हमें समझिए कोएफिशिएंट क्या होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, और एक पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन होती है या नहीं होती है उसको भी हम डिटेल में देख लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशंस होती है, कि कभी भी कोई पॉलिनोमियल दिएगा हम कैसे पहचानेंगे अच्छा ये पॉलिनोमियल है या नहीं, और है तो क्यों है, क्या रीजन है उसके पीछे। जैसे आपने देखा होगा ना कि आया था क्वेश्चन कि भाई इफ ट्रू व्हाई, तो वो चीज भी आपको पता होना चाहिए अच्छा ये चीज है तो क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल कब होता है और किसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे, राइट। जैसे मान लो मैं लिखता हूं x⁻98 प्लस 2x⁻98 प्लस, चलिए इसको बदल देता हूं, इसको हम लेते हैं 97 और 4x⁹। अब मुझसे पूछा गया कि ठीक है ये आपको दिख रहा है, बिल्कुल। अब यहां पर कितने टर्म्स दिख रहे हैं, तो आप कहोगे ठीक है सर ये पहला टर्म है, राइट, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म हो गया और ये तीसरा टर्म हो गया। तो यहां पर 3 टर्म्स आपको दिख रहे हैं, राइट। बट हमें पूछा गया क्या ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। तो कंडीशन क्या होती है, देखो सबसे पहली कंडीशन पॉलिनोमियल्स होने की कि जो एक्सपोनेंट है, ध्यान से समझिएगा, 1 मिनट। सो पॉलिनोमियल्स होने की कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है कि जो एक्सपोनेंट है, क्या है एक्सपोनेंट, वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू है। तो होल नंबर स्टार्ट कहां से होता है आप बता सकते हैं, बिल्कुल आप लोग को आता होगा, राइट, आई नो कि होल नंबर स्टार्ट होते हैं सर 0 से 1 2 until infinite, राइट। अब हमें पता चल गया कि सर जो एक्सपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है,
अब पूरे में देखते हैं, क्या 98 एक होल नंबर है? यस, 98 इज अ होल नंबर। क्या 9 एक होल नंबर है? यस सर, 9 भी एक होल नंबर है। क्या -97 एक होल नंबर है? नहीं। तो ये क्या है क्या एक्चुअल में? दिस इज एन इंटीजर। ये क्या है? एक इंटीजर है। इंटीजर किससे रिप्रेजेंट होता है? z से। ठीक है, ये क्या है? ये सारे होल नंबर है, पॉजिटिव है, सो दिस इज होल नंबर। तो मैंने क्या बोला था कि पहली कंडीशन क्या होना चाहिए? तो पहली कंडीशन ये है कि अगर पॉलिनोमियल तभी होगा तब होगा जब वहां पर उसके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे? होल नंबर होंगे, राइट? तो ये क्या एक पॉलिनोमियल है? तो आप कहेंगे सर नो, इट इज नॉट अ polynomial. Why? Because the exponent of the given polynomial is not in the form of a whole number. whole number नहीं है। अच्छा सर, ठीक है सर, इसमें समझ में आ गया सर, इंटीजर की बात है। और कोई बताइए सर एग्जाम्पल। मान लो मेरे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस 98 जेड स्क्वायर। ठीक, क्या ये पॉलिनोमियल? हमें ये चेक करना है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। हमें सबसे पहले क्या चेक करना होता है? तो मैंने बोला था सर आप सबसे पहले चेक करेंगे इन सभी के एक्सपोनेंट्स। ओके, तो क्या एक 2 नंबर हमारा होल नंबर है? यस। क्या 3 एक होल नंबर है? यस। 2 एक होल नंबर है? यस। क्या 2/3 एक होल नंबर है? क्या है? नहीं। सो दैट इज योर फ्रैक्शन। क्या है ये? फ्रैक्शन है। तो जब कभी भी, अब देखो, डू नॉट कब नहीं होगा। पहली कंडीशन हमारी आ गई कि अगर इंटीजर है तो वो एक पॉलिनोमियल होगा क्या? नहीं होगा। इंटीजर्स नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन दैट इज कि उसकी पावर फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए, वरना वो क्या होगा? एक पॉलिनोमियल नहीं कंसिडर किया जाएगा। समझ में आई बात? तो क्या ये है? नहीं। तो आप बोलेंगे नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब चलिए और एग्जांपल एक कंसिडर करते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है दैट इज √t प्लस 1/t प्लस 2t की पावर 2। इतना समझ में आ गया? ठीक है सर। रूट का मतलब क्या होता है? अभी तो आधे लोगों को सिस्टम हैंग हो गया होगा, राइट? रूट मतलब क्या होता है भाई? रूट मतलब होता है किसी की पावर या एक्सपोनेंट दैट इज 1/2। मतलब कि मान लो आपके पास ऐसा कुछ लिखा है दैट इज √x। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x है और x के एक्सपोनेंट में क्या है? दैट इज 1/2। ये होता है इसका मतलब। ठीक है, तो √t का मतलब क्या होगा? √t का मतलब हो गया कि t का यहां पर है क्या? 1/2 प्लस 1/t को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? रेसिप्रोकल पढ़ा होगा सभी ने रैशनल नंबर में, राइट? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं t की पावर -1 प्लस 2t स्क्वायर। ठीक है सर, तो अब यहां पर ध्यान से देखिए, एक और कंडीशन हमें मिल रही है कि रूट था, ये क्या बन गया? 1/2। क्या ये फ्रैक्शन है? क्या होल नंबर है? नहीं है सर। -1 क्या है? -1 क्या होल नंबर है? नहीं है सर। 2 क्या है? यस, दिस इज अ होल नंबर। मतलब ये है कि पूरी पॉलिनोमियल में हमें ये कंसिडर करना है कि सभी के जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर होने चाहिए। अगर वो होल नंबर नहीं है तो दैट इज नॉट कंसिडर एज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो तीसरी कंडीशन हमें मिल गई कि भाई ये रूट होना चाहिए क्या? नहीं। रूट होगा तो इस तरीके से चीजें बदल जाएंगी। ओके, आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनोमियल कब होता है या कब नहीं होता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अब देखिए यहां पर 3 टर्म्स हैं, राइट? तो सर एक टर्म को क्या बोलते हैं, 2 टर्म को क्या बोलते हैं? अगर 3 टर्म है, 3 से ज्यादा टर्म है तो उसे हम क्या बोलेंगे? सो लेट्स डिस्कस दैट। करते हैं टर्म्स की, राइट? तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, क्या ये एक पॉलिनोमियल मैं लिख रहा हूं है या नहीं? y की पावर 10 प्लस 2y की पावर 29 प्लस 3z की पावर 29 प्लस 18x स्क्वायर, क्या ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं? तो ऑब्वियस बात है, सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे इसके एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स सभी क्या होल नंबर है? यस। तो आप बोल सकते हैं यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल। बहुत बढ़िया, राइट? अगर मैं बोलता हूं, लेट सपोज अगर मैं कहता हूं कि ठीक है सिर्फ 2x है, तो क्या आप बता सकते हैं इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? सो यू विल बी सेइंग
सर यहां पर अगर हम बात कर रहे होंगे कोफिशिएंट की, सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, इट विल बी 2 हियर, है ना। अब अगर मैं बोलता हूं ठीक है आपने कोफिशिएंट बताया, या एक टर्म है, यस इट इज अ टर्म, राइट। अब ये टर्म एक दिख रहा है आपको, राइट, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट नॉन एज टर्म, अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था। तो एक टर्म है तो हम इसे क्या बोलेंगे, राइट, तो इसे हम बोलते हैं मोनोमियल। जब सिंगल टर्म होता है दैट इज सेड टू बी मोनोमियल। मोनो का मतलब ही होता है, अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं तो मोनो का मतलब ही होता है 1 या एक, आप कह सकते हैं, ठीक। तो हमें पता चल गया कि जब कभी भी एक टर्म होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, दैट इज सेड टू बी एज मोनोमियल। सर अगर एक से ज्यादा होगा, 2 हो गए तो क्या होगा, गुड क्वेश्चन, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। चलिए अगर 2 टर्म हो जाए, जैसे मान लो मैंने लिखा है 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब क्या ये सही तरीके से लिखा होगा, पहले तो आप ये मुझे बताइए, क्या ये जो मैंने लिखा है या ये सही तरीके से लिखा है क्या, नहीं, सही कह सकते हैं सही, बट अगर इसको प्रॉपरली लिखा जाए तो हम लोग को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, मतलब हाईएस्ट पावर सबसे पहले। यहां पर कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, तो 1 क्या 2 से छोटा है, ऑब्वियस सी बात है, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। तो हम इसे लिखेंगे सबसे पहले 3x स्क्वायर प्लस 2x की पावर 1, ठीक है। क्या ये पॉलिनोमियल, यस सर, पावर होल नंबर है, सॉरी एक्सपोनेंट होल नंबर है, तो ये सभी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। सर यहाँ पर कितना टर्म दिख रहे हैं, सर एक टर्म तो ये हो गया और दूसरा टर्म ये हो गया, सो 2 टर्म होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, जब कभी भी आपके पास 2 टर्म होता है हम उसे बोलते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल, क्योंकि बाइनो, ठीक है, बाइनो का ही मतलब होता है 2। तो जब कभी भी 2 टर्म्स होंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, दैट इज सेड टू बी एज बाइनोमियल। क्लियर होगा यहां तक। अब अगर सर 1 टर्म को मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म को बाइनोमियल कहते हैं, तो 3 टर्म को क्या कहते हैं, दैट इज अ गुड क्वेश्चन, राइट। चलिए तो सबसे पहले इसको भी समझ लेते हैं। मान लो आपके पास हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। अच्छा मुझे बताओ क्या ये टर्म है, क्या ये टर्म है 9 इसमें, क्या 9 इसमें एक टर्म है या नहीं, यस। सो आप बोलेंगे यस ये एक टर्म है, ये एक दूसरा टर्म है और ये एक तीसरा टर्म है। हम यहां पर 9 को एक टर्म कंसिडर करेंगे, क्यों, बिकॉज हमने एक्सपोनेंट एंड पावर्स जब पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था फॉर्मूला, दैट इज x की पावर 0 हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब यहां पर 9 दिख रहा है, तो क्या 9 अकेला है, नहीं। अब इसको आप विजुलाइज करके सोच के चलना, मान के चलना है आपको कि यहां पर x की पावर 0 है। क्या सोच के चलना है, यहां पर x की पावर 0 है, राइट। सो हियर वी हैव 3 टर्म्स, दैट इज 1 2 एंड 3। सो जब 3 टर्म होते हैं तो दैट इज सेड टू बी एज ट्राइनोमियल। हम इसे क्या बोलेंगे, इट इज सेड टू बी एज ट्राइनोमियल। 3 टर्म, ट्राई का मतलब ही क्या होता है, 3, ठीक है। तो जहां पर आपको ऐसा सिंगल नंबर दिख रहा हो तो वो भी एक टर्म कंसिडर होगा। आप उसे ऐसा मत सोचना कि सर ये तो अकेला नंबर, ये टर्म नहीं है, इट इज ऑल्सो अ टर्म। समझ में आ गई होगी बात। अच्छा सर क्या ये प्लस में हमेशा होना जरूरी है, क्या नेगेटिव नहीं हो सकता, यस, हमेशा वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे कि मान लो हम लिखते हैं 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2। अब यहां पर देखो सही नेगेटिव है पॉजिटिव है, बिल्कुल, तो ये एक पॉलिनोमियल है, यस, बिकॉज इन सभी के पावर क्या है, एक होल नंबर है। सो दिस इज सेड टू बी एज ए पॉलिनोमियल। अब यहां पर ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव दैट डजंट मैटर, वो एक टर्म होता है, ठीक है। तो 3 टर्म हम इसे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। अगर सर 3 से ज्यादा टर्म होंगे तो क्या होगा, तो इसका कमेंट में आप आंसर बताओ कि अगर 3 से ज्यादा टर्म है तो आप उसे क्या बोलोगे, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि इस पॉलिनोमियल में इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है क्या, ठीक है। सो अगर लेट्स सपोज आई एम राइटिंग अ पॉलिनोमियल दैट इज x की पावर 100, सॉरी 1000 दिया था मैंने, x की पावर 100 प्लस
तो y की पावर 98 प्लस z टू द पावर 8। चलिए तो सिंपल से समझते हैं पहले। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता कैसा है, किसी पॉलिनोमियल में डिग्री कैसे पहचानेंगे। लेट्स सपोज अगर मैं लिख रहा हूं 2x स्क्वायर प्लस 9x की पावर 98 प्लस x की पावर 23, ठीक है, ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है और मुझे यहां पर बताना है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है। सो सी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब होता है इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। मतलब समझो, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल, इन द पॉलिनोमियल, है ना, ठीक है। हाईएस्ट पावर मतलब किसका, सब वो हमें देखना है वेरिएबल का, ठीक है। तो यहां पर आपको वेरिएबल क्या दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको वेरिएबल दिख रहा है दैट इज x। तो यहां पर आपको दिख रहा है x क्या है, वेरिएबल है, ठीक है सर। हमें क्या देखना है, हाईएस्ट पावर। तो अगर मैं देखूं 2 है, 98 है, 23, तो सबसे ज्यादा पावर क्या है, तो आपको दिख रहा है दैट इज 98। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा 98। मतलब क्या कि सर किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग देखेंगे, ठीक है, उसमें हमें क्या देखना है, वेरिएबल को देखना है। वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा दैट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब अच्छा, मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, y की पावर 2100 प्लस 2y स्क्वायर प्लस y की पावर 998 प्लस 7y 3000, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप बोलेंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज द एक्सपोनेंट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर। सभी क्या है, एक होल नंबर है, बिल्कुल ये एक पॉलिनोमियल है। क्या ये पॉलिनोमियल तो क्लियर हो गया, राइट। अब मुझे आपको बताना था यहां पर कि डिग्री है या नहीं, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। तो सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे इसकी पावर्स, इसके पर्टिकुलर वेरिएबल की, ठीक है। तो यहां पर आपको दिख रहा है 21, यहां पर है 2 और ये है 1998 और ये है 3000। इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो आपको फाइनली दिख रहा है दैट इज 3000 इज द बिगेस्ट नंबर, सबसे बड़ा है इनमें, राइट। तो ये इसका क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। यहां तक आए क्लियर हो गया होगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम समझते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर लिखा है 2, मैंने बोला था क्या ये एक टर्म है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं x प्लस, अगर मैं इसको लिख दूं x प्लस 2, ठीक है, या फिर हम लिखते हैं x माइनस 2, तो यहां पर आप बता सकते हैं कितने टर्म है। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर, जैसा अभी आपने बताया था ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो हियर आर 2 टर्म्स एंड इट इज सेड टू बी एज बाइनोमियल, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि यहां पर अगर 2 है तो इसके कुछ दिख नहीं रहा, मतलब क्या है, यहां पर कोई वेरिएबल है और उसकी पावर 0 है, राइट। तो जब कभी भी आपको यहां पर सिंगल डिजिट नंबर दिखते हैं, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो, तो उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, सो दैट ऑल आर सेड टू बी एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, अभी ऐसे हमने डिस्कस करा था, और वो क्या कंसिडर होंगे, पॉलिनोमियल होंगे, बिकॉज वो एक टर्म है। बिकॉज हमें जैसे कि पता है कि किसी कोई नंबर्स दिया है, मतलब वहां पर कोई वेरिएबल तो है और उसके पावर क्या है 0, जो कि इक्वल किसके होता है, 1 के इक्वल होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इट इज सेड टू बी एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा सर, अगर हम बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, सो अगर मान लो आपका जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हम निकाल रहे हैं या फिर हाईएस्ट पावर बोल लो आप, तो अगर वो 1 आ जाए तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, राइट। तो सबसे पहले मान लो आपके पास एग्जांपल है 2x प्लस 3, ठीक है सर। यहां पर ये 2 टर्म्स है, अब इनके अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, तो आप बोलोगे सर यहां पर हमें दिख नहीं रहा, मतलब यहां क्या है यहाँ पर 1 है।
1 दिख रहा है, 1 एक होल नंबर है, मतलब ये पॉलिनोमियल तो है, बिल्कुल सर है। ठीक है, तो जब कभी भी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज 1, अगर वो 1 होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, इट इज सेड टू बी एज लीनियर पॉलिनोमियल। इसे हमें क्या बोलना होगा, हमें इसमें बोल रहे होंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा सेकंड अगर मैं बात करूं, अगर हम लिखते हैं ऐसे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है सर, अब यहां पर आपको हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है या डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर यहां पर मुझे जो हाईएस्ट पावर दिख रहा है दैट इज 2, यहां पर हमें 2 दिख रहा है। तो जब कभी भी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 होगी, दिस इज सेड टू बी एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा सर 1 होगा तो लीनियर है, 2 होगा तो क्वाड्रेटिक है, तो 3 होगा, अगर 4 होगा तो क्या होगा। सो अगर आपका पावर, मान लो आपके पास क्वेश्चन है y³ प्लस 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 19। ठीक है, यहां पर अगर मैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करूं तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, इट इज 3। तो जब कभी भी 3 होगा तो आप इसमें क्या बोलेंगे, इट इज सेड टू बी एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसे आप बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा सर ठीक है, 3 है तो क्यूबिक है, तो 4 होगा तो क्या बोलेंगे, तो जब कभी भी आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 4 आ जाए तो आप इसे बोलेंगे, इट इज सेड टू बी एज बाई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक अभी मतलब मैंने ऊपर बताया था आपको 2 होता है, और बाय मतलब भी क्या हो गया 2, तो 2 और 2 कितना होता है 522 मत कह देना, इट इज 4। ठीक है, इस कंडीशन में। ठीक है, तो जब कभी भी आपके कोई भी पॉलिनोमियल होगा, उसका पावर 1 होगा तो लीनियर, पावर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, पावर 3 होगा तो क्यूबिक, और अगर पावर 4 होगा तो आप उसे बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया होगा यहां तक सभी को, राइट। अब चलिए समझते हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्चुअल में जीरोस होता क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कि जीरोस होता क्या है। ठीक है, लेट सपोज अगर मैं लिख रहा हूं दैट इज p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1। ठीक है, इसे पढ़ते क्या है, इसे हम बोलते हैं p ऑफ x। क्या पढ़ेंगे, p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल, इसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं, राइट। ये कौन सा पॉलिनोमियल है वैसे, तो आप बोल सकते हैं दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। इट इज सेड टू बी एज लीनियर पॉलिनोमियल बिकॉज इसका जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल वो क्या है 1 है। तो जब कभी भी डिग्री क्या होता है 1 होता है, इट इज सेड टू बी एज लीनियर पॉलिनोमियल। सो p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1 मतलब क्या है कि ये एक पॉलिनोमियल है दैट इज x प्लस 1, और x की कुछ वैल्यू हम पुट करेंगे यहां पर और ये वापस यहां पर पुट होगा, तो इससे कुछ आंसर निकलेगा। क्या जरूरी है हर बार 0 निकले, नहीं, हर बार जरूरी नहीं है कि वो 0 ही होगा। कैसे, एग्जांपल लेते हैं। अच्छा चल ठीक है, पहला कंडीशन अगर ऐसे हम लोग समझे कि मुझे आप बताओ p ऑफ x मुझे 0 करना है, क्या करना है 0 करना है। ध्यान समझना, मैं कह रहा हूं कि आपके पास दिया हुआ है p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1। ठीक है सर, दिख रहा है। मैं कह रहा हूं कि मुझे इस पूरे को 0 करना है। ठीक है, तो x की जगह पर हम ऐसी क्या वैल्यू पुट करें जिससे वो पूरा 0 हो जाए। सर प्लस 1 दिया हुआ है तो ऑब्वियसली बात है इसके अपोजिट साइन पुट कर देंगे हम। मतलब क्या कि हम यहां पर -1 रख देंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि हमने पॉलिनोमियल में x की वैल्यू क्या पुट करी है, माइनस वैल्यू पुट करी है 1। तो जब कभी भी हम इस पर्टिकुलर लीनियर पॉलिनोमियल में -1 रख रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है 0। क्या ये 0 निकल गया तो यही जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, नहीं। हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी होती है जिससे फाइनल जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाए, राइट। ये समझ में आ गया होगा। बट क्या हर बार जरूरी हम x की ऐसी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। आप कह रहे हो हाँ, तो मैं प्रूफ करके दिखाता हूं कैसे। मान लो आपके पास यही चीज थी p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1। ठीक है सर, बढ़िया। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि अब आप लो p x की जगह +1, अभी हमने -1 लेगा, मैं बोल रहा हूं +1 लेके देता हूं। सो 1 + 1 क्या आ जाएगा आंसर 2। तो जब हमने वैल्यू 1 रखी तो आंसर क्या आया 2।
तो क्या हर बार जरूरी आंसर 0 हो? नहीं। तो आपको यहां पर दिख रहा होगा, बट क्या 1 इसका जीरोस है? तो आप कह सकते हो यस, हम वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, बट फाइनल आउटकम हमें कोशिश ये करनी होती है कि हम 0 निकाल सके। अब तो चलो सर ये लीनियर था तो हमने इजीली कर दिया, अगर ये क्वाड्रेटिक होता या क्यूबिक होता तो हम उस केस में क्या करते? अच्छा, लीनियर होने की कंडीशन क्या होती है वो भी समझ लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल होने की कंडीशन, इसका मतलब ये होता है दैट इज ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 वेयर ए कैनॉट बी 0। मतलब कि जो पहला वाला ए एक्स है वो ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए एक्स ही 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? बी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा, जबकि हमें क्या बनाना था? लीनियर पॉलिनोमियल, जहां पर हमें पावर क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो ये कंडीशन बहुत मस्ट है। तो अब आपको समझ में आ गया कि ए नॉट इक्वल टू 0 क्यों बोलता है, वरना अगर ए 0 हो गया तो ये पूरा क्या हो जाएगा? ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर ये पूरा 0 हो गया तो सिर्फ क्या बचेगा? बी। बी अगर 0 बचा तो बी क्या हो जाएगा? अकेला। वो अकेला हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसा होगा क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? नंबर्स होते हैं। अभी एक्सप्लेन करा था, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको नंबर्स दिख रहे हैं। क्या ये नंबर है? तो ये तो मैंने एक समझाने के ऑर्डर में लिखा था। मतलब ये था कि अगर मैं बोलूं आपको 3x प्लस 1, जहां पर ये है a की वैल्यू, और हम बोलते हैं कि a की वैल्यू यहां पर 3 थी, अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये सिर्फ क्या बचेगा? 1। तो क्या ये 1 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है? यस, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बट ये एक लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। तो लीनियर पॉलिनोमियल होने की कंडीशन ये होती है, ये होना कंपलसरी है। समझ में आ गई होगी बात? जीरोस क्या होते हैं? तो हमें जनरली क्या करना होता है? जीरोस निकालना होता है किसी भी पॉलिनोमियल के लिए। अब तो ये लीनियर था तो ये काफी इजी था, बट अगर ये क्वाड्रेटिक हो जाता, क्यूबिक हो जाता, बाई क्वाड्रेटिक हो जाता, तो कैसे हम इसके जीरोस निकालते? हम जीरोस कंडीशंस क्या होती हैं वो सारा कुछ एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अगर यहां तक आ गए हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, बिकॉज ये लास्ट टाइम चल रहा है एग्जाम का, जहां पर इसको देखकर बच्चा बहुत अच्छे नंबर ला सकता है, डैम श्योर विद फुल 100% गारंटी। ठीक है कि अगर पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिया है x माइनस 1, इसका क्या होगा? मतलब तो आप देख के तो बता पा रहे हो कि अच्छा ठीक है सर, यहां पर अगर मैं +1 रख दूं तो आंसर 0 आ जाएगा। बिल्कुल, तो वैसा ही कुछ करना है। दैट इज x की जगह हमने 1 रखा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। क्या हमारा आंसर 0 आया? यस, बिल्कुल आया। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि 1 इज द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब क्या कि जब हमने 1 रखा तो ये पूरी पॉलिनोमियल क्या हो गई? 0 हो गई। तो 1 क्या हो जाएगा? इसका 0 कहलाएगा। ठीक है। अच्छा सर, दूसरे क्वेश्चन को समझाइए, इससे थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं। मान लो आप क्या बोल रहे हैं, चेक वेदर 2 and -2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। हमें यहां पर बताना है क्या ये इसका है या नहीं 0। सो आपको दिया हुआ है p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 2। ठीक है सर, ये दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। बट हमें इसे चेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? एक बार +2 लेंगे, एक बार -2। तो मैं सबसे पहले कंसिडर कर लेता हूं +2। अगर मैं x की वैल्यू +2 लेता हूं तो क्या हो जाएगा? 2 + 2, आंसर क्या आ गया? 4। ठीक है सर, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये। अब अगर हम क्या करते हैं, हम इसको लेते हैं -2, तो क्या हो जाएगा? -2 + 2, तो आंसर क्या आया? 0। तो अब यहां पर देखने को मिला जब हमने अपनी वैल्यू -2 कंसिडर करी तो आंसर क्या हो गया? 0। मतलब यहां पर आप ये समझ सकते हैं कि दैट -2 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब क्या? सो इट इज सेड टू बी दैट कि जब कभी हमने ऐसी वैल्यू को पुट करी जहां पर पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है, तो वो उस पॉलिनोमियल का क्या है? 0 है। जैसे कि अभी मैं अगर लेता हूं लीनियर पॉलिनोमियल दैट इज ax प्लस b इक्वल्स टू 0। अब यहां पर मुझे x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे ये पूरा 0 हो जाए। सो क्या कर सकते हैं हम लोग? ax। अब जरूरी नहीं है हर बार आपको x की वैल्यू देगा, या फिर जरूरी नहीं है आपको हर बार x की वैल्यू पता हो। तो क्या करना है? तो आप इसको इक्विवेलेंट कर देंगे इसके 0 पे। अब जैसे आप इसको इक्विवेलेंट 0 के करते हैं, आपको b इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो +b उधर जाके क्या बनेगा? -b।
आपकी x की वैल्यू a इंटू है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड, a की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी x की वैल्यू क्या आ गई माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हम x की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए रखेंगे, ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। चेक करके देखते हैं, मेरे बोलने से मत मानो। a x की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू जीरो था राइट हैंड साइड में। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर a से a कैंसिल हुआ, ठीक है, माइनस बी प्लस बी क्या होता है यस, तो हमें दिख गया दोनों साइड जीरो हो गया, मतलब देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब ऐसी वैल्यू हमें पुट करनी किसी भी पॉलिनोमियल में जिससे वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, तो उस जो वैल्यू हमने पुट करा वो उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, दैट इज सेड टू बी एज जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करते हैं जिससे आपके और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेट डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन दैट। स्टैंड हो गए कंसेप्ट क्या चाहिए, इस तरीके से हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास देखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, दैट इज हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है 5x माइनस 4x क्यूब प्लस 3। क्या ये सही तरीके से लिखा है? मैंने आपको बताया था जब भी आप पॉलिनोमियल लिखें कोशिश करिए कि आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, मतलब हाईएस्ट पावर पहले लिखा जाए। ठीक है, सो यहां पर जो पॉलिनोमियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, p ऑफ x इक्वल्स टू माइनस 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, ये आपका हो गया पॉलिनोमियल। सबसे पहली कंडीशन यहां पर बोली गई कि x की वैल्यू हमें पुट करके रखनी है -1 और वैल्यू बताना है कितना आएगा। ठीक है, सो p ऑफ -1, जब हमने वैल्यू -1 रखी, -4 -1 का क्यूब, x की जगह में क्या रखना है -1 रखना है। ठीक है, 5 इंटू -1 प्लस 3 -4, -1 का क्यूब होगा -1, बिकॉज किसी भी नंबर मान लो x है, अगर इवन नंबर होता है पावर में तो आंसर क्या होता है पॉजिटिव, और कोई भी अगर नंबर नेगेटिव है और उसका पावर अगर ऑड नंबर है तो आंसर हमेशा किस में आएगा नेगेटिव में। तो हमें ऊपर चेक करना है कि पावर में नेगेटिव सॉरी इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो हमें यहां पर दिख रहा है कि यस 3 इज अ ऑड नंबर, तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद हमें पता है 5 इंटू -1 क्या हो जाएगा -5 प्लस 3। अगर इसमें सॉल्व करूं -1 और -4 इसको इंटू करें तो माइनस माइनस क्या होता है इंटू के प्लस बन जाता है, ये बन जाएगा 4 और ये हो जाएगा -5 प्लस 3 -1 प्लस 3, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका +2। तो आंसर इसका क्या आया 2। जब हमने -1 की वैल्यू रखी तो आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ओके, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब अगर यही चीज में पॉलिनोमियल में p ऑफ x में अगर मैं वैल्यू 2 डालता हूं तो देखते हैं क्या आएगा। सो -4 इंटू 2 का क्यूब प्लस 5 इंटू 2 प्लस 3 -4, 2 का क्यूब क्या होता है 8 प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस 3 -4 इंटू 8 क्या होगा -32 और 10 और 3 क्या हो जाएगा 30। अब इसको अगर हम माइनस करें 12 से 3 गया 9 आ जाएगा और यहां पर बचेगा 2 में से बन गया -90। ठीक है, क्योंकि बड़े नंबर का साइन लगता है। तो ऐसा आपने देख लिया कि हमें वैल्यूज आके चेक भी करना होता है, जरूरी नहीं हर बार हम ऐसी वैल्यू डालें आंसर 0 आ जाए, नहीं, तो हमें वैल्यूज को भी चेक करना होता है। अब अगर मान लो इसमें आपको जीरोस नहीं दिया या फिर वैल्यू भी हमें नहीं पता कि क्या रखनी है, तो हम कैसे इसके जीरोस निकालेंगे इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के। तो ध्यान से देखना बेटा, इट इज सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे p ऑफ x इक्वल्स टू, लिखा है 2x प्लस 5। ठीक है, हमें नहीं पता कैसे होगा क्योंकि हमें x की वैल्यू यहां पर बताई नहीं गई क्या रखनी है, तो हम लोग इसको इक्विवेलेंट किसके कर देंगे 0 के। ठीक है, जब भी ऐसा कुछ हो आप किसके इक्विवेलेंट करेंगे, यू हैव टू ऑलवेज पुट द इक्विवेलेंसी टू 0। ठीक है, अब 5 प्लस में तो उधर जाएगा क्या होगा प्लस, जब उधर जाता है तो माइनस होता है, तो बन जाएगा 2x इक्वल्स टू -5। ओके, अब यहां पर 2 इंटू में, तो इंटू उधर जाके क्या होता है डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/2। आई थिंक यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा कि जब हम x की वैल्यू -5/2 रखेंगे इस पॉलिनोमियल में तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका कहला रहा होगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर एक कंडीशन लिखी हुई, इस कंडीशन को समझते हैं क्यों लिखा भाई। क्वेश्चन में कंडीशन दिया मतलब कुछ तो रीजन होगा, समझते हैं। लिखा है p of x equals to ax where
ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए जीरो हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सर। तो जीरो ही हो जाएगा तो हम निकालेंगे क्या, एक्स की तो वैल्यू ही खत्म हो गई, तो हमें पुट क्या करना है, इसलिए ए कभी भी वहां पर क्या बोल रहा है कंडीशन, जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास अगर कोई और एग्जांपल आ जाए सी एक्स प्लस डी, तो यहां पर हमें पता है कि सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर सी एंड डी आर रियल नंबर्स। क्या है ये, रियल नंबर होते हैं। तो c अगर जीरो हो गया तो सिर्फ d बचेगा, d क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, जहां पर हमें x की वैल्यू या उस पर्टिकुलर वैल्यू में हम जीरो नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए c और d यहां पर क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें p ऑफ x निकालना है, तो मैंने बोला इसको नहीं पता तो क्या करोगे, इक्वल्स टू जीरो कर दो। ठीक है सर। अच्छा, अब x की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, 0/a। अब ध्यान से देखना, जब हमने फर्स्ट सेकंड नंबर सिस्टम पढ़ा था तो हमने पढ़ा था 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, और 0/1 क्या हो जाता है, जीरो। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताना कि x की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी या नॉट डिफाइंड होगी। तो यहां तक आई थिंक समझ में आ गया होगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। अब इसके बाद डिटेल में समझते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, उसको हम समझेंगे फैक्टराइजेशन इन डेप्थ विद डिफरेंट हाई लेवल क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए तो आप पढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ते वक्त देखी। पहला क्या है, अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो। जरूरी नहीं है कि हर बार जो आपका जीरो आएगा वो हमेशा जीरो ही हो, कोई और वैल्यू भी हो सकती है। जब हमने -1 रखा था, -2 रखा था, उससे भी पूरी पॉलिनोमियल जीरो हुआ था, राइट। तो हर बार जरूरी नहीं कि हम जीरो ही रखेंगे और आंसर हमारा जीरो आएगा और वही उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। ये पहली कंडीशन क्लियर होगी। सेकंड, जीरो में बी अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो हो सकता है, हर बार जरूरी नहीं है, बट जीरो हो सकता है। ठीक है, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन और एंड ओनली वन जीरो। मतलब जब कभी भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसमें जो x की वैल्यू या उस पार्टिकुलरली पॉलिनोमियल की जो जीरो आएगा वो हमेशा क्या होगा, एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये ऑब्जेक्टिव या असर्शन रीजन में काम आएगा ये सारी चीजें आपको। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया जब भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका हमेशा जीरो वन ही होगा, वन से ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा सर, आपने लीनियर बता दिया, फिर क्वाड्रेटिक का क्या होगा, बिल्कुल। तो क्वाड्रेटिक में कितने जीरोस हो सकते हैं, दो। क्या दो से ज्यादा होंगे, नहीं। सो क्वाड्रेटिक में उसके जो जीरोस आएंगे वो आएंगे दो। ऐसे क्यूबिक के कितने जीरोस आ सकते हैं, 3। बाई क्वाड्रेटिक के कितने आएंगे वो मुझे कमेंट में बताओ कि कितने जीरोस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के होंगे। A polynomial can have more than one zero. A polynomial can have more than one zero. अगर वो एक पॉलिनोमियल है तो उसका एक जीरो से ज्यादा आंसर आ सकता है। जरूरी नहीं है वो वन में ही रुक जाए, बढ़ सकता है, वो पॉलिनोमियल है, राइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंडीशन समझ में आ गए होंगे, बिकॉज ये आपको असर्शन रीजन में क्वेश्चन फॉर्म होकर मिल सकता है। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। कुछ याद आया, बचपन से डिवीजन कर रहे हैं, राइट। तो उसमें जो कुछ बच जाता था वो रिमाइंडर होता था, जिससे हम डिवाइड करते थे वो क्या होता था, वो सारी चीजें याद आ रही है। सिंपल एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज अगर मैं बोल रहा हूं कि आप 10 को 3 से डिवाइड करिए, ठीक है। सो अपने को 3 की टेबल आती है, 3 3 9 और यहां पर आंसर आ गया 1। अब यहां पर क्या क्या चीजें बची, तो यहां पर आपको दिख रहा है कि हमने किसको डिवाइड करा, तो आपको दिख रहा है भाई 3 को मैंने डिवाइड करा या 10 को 3 से डिवाइड करा, ठीक है। तो जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डिविडेंड या डिविजर, ठीक है। और डिविजर को हम लोग लिखते हैं g ऑफ x, ये इसका प्रेजेंटेशन है, ठीक है। जिसको हमने डिवाइड किया हम उसे क्या बोलेंगे, डिविडेंड। वो डिविडेंड हुआ मतलब डिवाइड हुआ, p ऑफ x से रिप्रेजेंट होता है। अब जिसकी टेबल हमने पढ़ी वो क्या होता है हमेशा, कोशिएंट, दैट इज कॉल्ड एज कोशिएंट। इसको हम लोग लिखते हैं q ऑफ x। अब जो चीज बच गया उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज सेड टू बी एज रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर। तो इसको हम किससे लिखते हैं, r ऑफ x से। समझ में आ गया होगा कि डिविजर किसे बोलते हैं, डिविडेंड किसे बोलते हैं, कोशिएंट किसे बोलते हैं और रिमाइंडर किसे बोलते हैं, राइट।
सो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन है जिसको हम बोलते हैं दैट इज P of x, दैट इज डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजन मतलब G of x इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर दैट इज R of x। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन है जो हम लोग यूज करते हैं व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन बाय द मेथड ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। समझ में आ गई होगी बात, राइट? सो अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझते हैं कि कैसे हम लोग डिवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, सो यहां पर आपको दिया है दैट इज डिवाइड P of x इक्वल्स टू x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले आप P of x लिख लीजिए। P of x कितना है आपका x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। क्या ये करेक्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ है, यस और नो? कमेंट में बताइए। क्या इस करेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है? नहीं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें क्या आएगा, डिस्क्रिपेंसी आएगी जिससे आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। इस चीज को याद रखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें जब भी चीजें लिखनी है, पॉलिनोमियल लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब 3x स्क्वायर पहले आ जाएगा क्योंकि इसका जो पावर है वो क्या है, बड़ा है, प्लस x माइनस 1। ठीक है सर। g ऑफ x सर, तो यहां पर लिखा है 1 प्लस x। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में? नहीं, तो सबसे पहले आप उसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1। तो अब आपको डिवीजन करने में इजी होगा, आई थिंक सो, राइट? चलिए डिवीजन करके देखते हैं। सो हमारा यहां पर जो P ऑफ x है वो है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और जो G ऑफ x है वो है x प्लस 1। ठीक है सर। अब डिवाइड करना कैसे है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, राइट? घबराओ मत, बहुत आसान है, एकदम आराम से ध्यान से एक एक स्टेप देखना। मैं साइन कैसे चेंज कर रहा हूं, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बहुत आराम से डिटेल में देखना। ठीक है, एकदम शांत आराम से बैठ के देखो और समझो, उसके बाद लिखना, मेरे साथ मत लिखना। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है 3x स्क्वायर। अब x में ऐसा क्या इंटू करूं कि सेम बन जाए? सर ये x है, यहां पर एक 3 होना चाहिए और यहां पर एक पावर 2 और एक और पावर होना चाहिए, मतलब 3x हम मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? जब हम इसको 3x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, 3x स्क्वायर। अब जो चीज यहां पर होती है वो इससे भी इंटू होगी और 1 से भी इंटू होगी, जो भी और आपके टर्म्स होंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको इससे इंटू करूं 1 से तो सिमिलर मुझे क्या मिल जाएगा, 3x मिल जाएगा। क्या यहां तक समझ में आया? इंटू कैसे करा, कैसे हमने सोचा? ठीक है, अब यहां पर ये क्या दिख रहा है, कुछ साइन नहीं मतलब प्लस है, तो इसका जस्ट अपोजिट लेंगे। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो लेंगे प्लस, अपोजिट साइन लिया जाता है। तो प्लस है तो क्या लेंगे, माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ध्यान से देखो, यहां पर आपको 3 साइन दिख रहे होंगे। कहां पर? यहां पर कुछ नहीं मतलब प्लस है, यहां पर कुछ नहीं प्लस है। अब हमें कौन से साइन को देखना होता है, तो हम लोग हमेशा फर्स्ट एंड थर्ड साइन को कंसिडर करते हैं। किसको कंसिडर करते हैं? फर्स्ट एंड थर्ड साइन को। ठीक है, फर्स्ट साइन हमारा क्या है, प्लस है, और थर्ड साइन हमारा क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस क्या होगा, ये हो जाएगा आपका कैंसिल। ठीक है, प्लस माइनस, माइनस किसके पास है, 3 के पास है, तो बड़ा साइन किसका हो जाएगा, 3 का। तो आंसर क्या आएगा, 2x, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। अब क्या बचा हमारे पास, तो बचा है -1। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर है -2 और यहां पर है -1। मुझे यहां पर अब x से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करना होगा जो ये बने -2। बहुत सोचना पड़ रहा होगा, राइट? मत सोचो, ज्यादा मत परेशान हो, आराम से आ जाएगा। यहां पर x है, यहां पर -2 दिखा है एक्स्ट्रा, तो ऑब्वियसली बात है अगर मुझे इस -2x बनाना है तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2। जैसे मैं इसमें -2 मल्टीप्लाई करता हूं तो -2 इंटू एक्स क्या होगा, -2x, और -2 और +1 मल्टीप्लाई होकर क्या बनेंगे, -2। 1 इंटू 2 होता है। अब ध्यान से देखो, मैंने बोला है जहां पर साइन हो उसको चेंज करना है, तो माइनस दिख रहा है तो क्या बनेगा, प्लस, माइनस दिख रहा है तो क्या बनेगा, प्लस। अभी मैंने बोला था कि आप किन साइन को कंसिडर करेंगे, द फर्स्ट साइन एंड द थर्ड साइन। अगर फर्स्ट और थर्ड साइन को कंसिडर करेंगे तो प्लस माइनस सेम नंबर है तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, मैंने यहां भी बोला था कि फर्स्ट और थर्ड साइन को कंसिडर करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, बट यहां पर 2 का साइन क्या है, बड़ा है, प्लस है, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, दैट विल बी 1।
तो अब यहां पर बताइए कि क्या क्या है। तो ये हो गया हमारा g ऑफ x, ये हो गया हमारा p ऑफ x, ये हो गया हमारा q ऑफ x एंड द रिमाइंडर इज सेड टू बी r ऑफ x। अब समझ में आ गया होगा आपको नॉर्मल डिवीजन को रिमाइंडर थ्योरम में कैसे लिखना है। p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x। अब ये मैंने अरेंज करके बताया। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत बार आया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस g ऑफ x है, ये क्या है, इट इज p ऑफ x, ठीक है। अब मुझे इसे डिवाइड करना है, ठीक है, और मुझे q ऑफ x और r ऑफ x निकालना है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, 4x की पावर 4 और यहां पर क्या है, x है। तो अब इन दोनों में क्या कमी दिख रही है सर, एक x की पावर 1 है, दूसरा है 4x की पावर 4। मतलब अगर मुझे x को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, 4x, ठीक है। एक x है उसके पास, मुझे 3x और देने पड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 4x की पावर 4, ठीक है। या फिर एक और ट्रिक बताता हूं, इसको डायरेक्ट लिख लो साइड में, 4x की पावर 4 और यहां पर इसको लिख लो नीचे x। अब यहां पर आपको दिख रहा है एक x और एक x यहां पर कैंसिल हो तो क्या आ जाएगा, 4x की पावर 3। एक्सपोनेंट पावर में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो उस रीजन से ये आया, तो हमें पता चल गया ये यहां पर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4x की पावर 3। अब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा, ये बनेगा 4x की पावर 4, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा, माइनस 4x की पावर 3। 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बना, बिल्कुल सही, ठीक है। अब मैंने बोला था साइन चेंज करना है, यहां पर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, प्लस है तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस है साइन क्या हो जाएगा, प्लस। अब मैंने बोला था कि आप फर्स्ट और थर्ड का साइन कंपेयर करेंगे, तो फर्स्ट और थर्ड का साइन क्या है, प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में देखते हैं कि यहां पर आपको दिख रहा है कि ये है माइनस प्लस, प्लस किसका साइन है, 4 का, बड़े नंबर का साइन क्या है, प्लस। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता था। 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1। हम इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। एक बार में एक टर्म को नीचे उतारना वो ज्यादा बेनिफिट होगा, वरना पूरा एकदम कचरा हो जाता है, ठीक है, रफ हो जाता है, वो नहीं करना है, ठीक है। अब यहां पर एक्स क्यूब है, इसमें क्या इंटू करें, तो हमें दिख रहा है प्लस है तो प्लस लगाओगे आप, माइनस नहीं लगाओगे, प्लस रहेगा तो प्लस लगाना है। अब यहां पर एक्स है और यहां पर एक्स क्यूब है, कितने एक्स की कमी दिख रही है, 2 की कमी दिख रही है, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसके आगे सर कुछ नहीं दिख रहा, क्या है, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब भाई 1 है, बिल्कुल यहां पर 1 है, प्लस है तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस। अब हम फर्स्ट और थर्ड साइन को कंपेयर करेंगे, राइट, तो ये हो जाएगा कैंसिल। अब सेकंड वाले में जब कंपेयर करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, बिल्कुल सर। बड़े का साइन क्या है, यहाँ पर माइनस है, तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। बचा क्या है, एक्स, तो ये यहां पर हम उतार देंगे, बिल्कुल सर उतार देंगे। अब सेकंड यहां पर हमें लाना है माइनस। मैंने जब बोला था आपको कि जब कभी भी आपको माइनस दिखेगा तो ही क्या कर लिया है, मल्टीप्लाई, माइनस का मल्टीप्लाई। एक एक्स है, यहां पर 2 एक्स है, तो क्या मल्टीप्लाई होगा, एक और एक्स मल्टीप्लाई होगा। आई क्या बात समझ में, इतनी, बहुत बढ़िया। अब यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये सेम होगा तो क्या बनेगा, माइनस एक्स बन जाएगा। अब हम साइन को चेंज करेंगे, माइनस है तो क्या होगा, प्लस, माइनस है तो प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 2x, क्योंकि इनके आगे क्या है, 1 है, तो 1 1 2 हो जाएगा, -7। अब मुझे यहां पर क्या बनाना है, मुझे बनाना है 2x, इसका प्लस का। तो मैंने बोला था जब कभी यहां पर प्लस दिखेगा तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2x, और 2 इंटू -1 तो -2। अब हम करेंगे साइन को चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये प्लस था तो कंपेयर करा हमने फर्स्ट और थर्ड साइन, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो बड़े का साइन क्या है, तो बड़े का साइन आपको दिख रहा है 9, तो आएगा आंसर, ये ऑब्वियस सी बात है, 9 आएगा, दिख रहा है भाई। बट बड़े का नंबर आएगा क्या, 9, ये बस सोचना, मैंने तो कह दी, आएगा क्या,
नहीं आएगा। देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस होगा बिल्कुल। इंटीजर्स हमने पढ़ा होगा, बचपन से हम लोग पढ़ के आ रहे होंगे भाई। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो अगर उसकी अगर बात करें तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो बड़े का साइन क्या है, माइनस है। तो -7 में से 2 जाएगा तो क्या आंसर आएगा, -5। सो -5 क्या आ गया हमारा, r ऑफ x, और ये हमारा क्या आ गया, q ऑफ x। तो जैसे हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा हुआ था, राइट, क्या पढ़ा था हमने, इट इज इक्वल्स टू दैट इज p ऑफ x डिविडेड इज इक्वल्स टू g ऑफ x दैट इज डिवीजर इनटू q ऑफ x इज कोशेंट प्लस r ऑफ x दैट इज रिमाइंडर। तो जब आप इसमें सारी वैल्यूज को पुट करोगे, p ऑफ x की जगह p ऑफ x, g ऑफ x की जगह g ऑफ x, और q ऑफ x की जगह q ऑफ x, और r ऑफ x की जगह r ऑफ x, तो आपको फाइनल ये पॉलिनोमियल फाइनल आउटपुट में मिल रहा होगा। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया कि रिमाइंडर थ्योरम कैसे करना है, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन की, और उसके बाद बात कर रहे होंगे फैक्टर थ्योरम की। दो पार्ट में डिवाइड करें, फर्स्ट पार्ट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एंड सेकंड पार्ट इज फैक्टर थ्योरम। फैक्टराइजेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जहां पर मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं और उसको फैक्टराइज करके उसके सारे फैक्टर्स निकाल देते हैं, ठीक है। दूसरा होता है फैक्टर थ्योरम। तो सबसे पहले हम फैक्टर थ्योरम को समझते हैं, बिकॉज रिमाइंडर थ्योरम समझा है तो उससे और इसमें क्या डिफरेंस है वो आप क्लैरिटी आ पाएगी जब हम इसको डायरेक्टली फैक्टर थ्योरम को डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए, अब फैक्टर थ्योरम होता कैसा है, क्या होता है, उसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है कि चेक x+2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। हमें चेक करना क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो जब हमारा रिमाइंडर थ्योरम होता था तो ये क्या होता था हमारा p ऑफ x, ये हमारा क्या होता था g ऑफ x, बट ये क्या है फैक्टर थ्योरम है। तो इस केस में क्या होता है, ये जो दिया है आपको फैक्टर, अब ये है या नहीं वो हम चेक करेंगे। इसको हमें क्या करना होता है, 0 के इक्वल करना होता है। जो भी फैक्टर दिया, यहां पर आपको दिख रहा है x+2 दिया, तो ये क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर +2 उधर जाएगा तो क्या आएगा, तो आपका आंसर आएगा -2, राइट। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई दैट इज -2। अब आप क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, बिकॉज आपने इसके फैक्टर से चेक करना है क्या ये पूरा इसका फैक्टर है या नहीं है। समझ में आया होगा। चलिए अब ध्यान से देखते हैं x3, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, बिकॉज हमने x की वैल्यू निकाली है। सो 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, ये हो गया हमारा पूरा पॉलिनोमियल में हमने x की वैल्यू को पुट कर दिया। अब मैंने आपको पहले भी बताया था जब कभी भी नेगेटिव नंबर हो और इवन पावर हो उसका, तो आंसर क्या होगा पॉजिटिव। जब कभी भी नेगेटिव नंबर हो और पावर अगर ऑड हो तो आंसर क्या होगा नेगेटिव। सेम चीज हम ये रूल यहां पर फॉलो करेंगे। नेगेटिव नंबर है बिल्कुल सर -2 है, और 3 इसका क्या है पावर है। जब इसका 3 पावर 3 ऑड है या इवन है तो आप कहेंगे यस 3 इसका क्या है ऑड पावर है, तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव में। तो 2 का क्यूब क्या होता है -8 प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर, पावर क्या है इवन, तो आंसर किसमें आएगा पॉजिटिव में। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 5 -2 क्या हो जाएगा -10 प्लस 6, अब -8 प्लस 3 4 12 -10 प्लस 6, 8 और 12 को हम करेंगे तो कितना आएगा +4, और इसको करेंगे तो -4, आंसर क्या आया 0 आया। सो वेन एवर कोई भी फैक्टर दिया हो आपको, अगर आप उस फैक्टर को इक्वल टू करते हो 0 को और x की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल लेते हो और उस x की वैल्यू को पूरे पॉलिनोमियल में पुट करते हो और आंसर अगर आपका 0 आता है तो बाई फैक्टर थ्योरम आप बोल सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल का ये एक फैक्टर है। यस x+2 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। समझ में आ गई होगी बात कि जो फैक्टर है उसको इक्वल करेंगे हम 0 के, जो 0 के इक्वल हो जाएगा तो उससे x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी तो हम उसे क्या करेंगे पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। पुट करते ही अगर 0 आ गया आंसर तो वो उसका फैक्टर होगा, अगर वैल्यू 0 नहीं आई तो क्या होगा, तो वो एक उसका फैक्टर नहीं होगा।
समझ में आ गई होगी बात। तो ये था हमारा फैक्टर थ्योरम। अब इसका एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं जहां पर फ्रैक्शन लेंगे, देखते हैं वो आप लोग समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं कि नहीं। लेट्स डिस्कस दैट क्वेश्चन। क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने बोला है आप क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स आपको जो दिया उसको इक्वल किसके कर दोगे, 0 के। तो जी ऑफ एक्स आपका क्या दे रखा है, इट इज गिवन दैट 3 माइनस 2x। इसको किसके इक्वल करेंगे हम, इसको हम इक्वल कर देंगे 0 के, जिससे हमारा क्या निकलेगा, इससे हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। अगर +3 उधर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, प्लस उधर जाता है तो क्या बनता है, माइनस बनता है। ये रहेगा -2 ऐसे ही, +3 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, -3। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2x इक्वल्स टू 3। अब जब इनटू होता है तो उधर जाके क्या हो जाता है, डिवाइड। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3/2। अब हमें पता चल गया कि भाई x की वैल्यू में क्या लेनी है, हमें x की वैल्यू लेनी है 3/2, जो हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और फैक्टर थ्योरम से चेक करेंगे क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, अब हमारे x की वैल्यू आ गई है तो हम f ऑफ x हमारा जो है वो लिख लेते हैं, वो है 2x³ माइनस 9x² प्लस x प्लस 12। ठीक है, अब f ऑफ x, अब x के हमें क्या रखना है, 3/2 रखना है। 3/2 हम रखते हैं, 2 इंटू, इनके बीच में क्या है, इंटू है, x की वैल्यू क्या लेंगे, 3/2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 12। हमें चेक करना है ये अगर 0 होगा तो ये इसका क्या होगा, फैक्टर होगा बाय फैक्टर थ्योरम। चलो करके देखते हैं। 2, 3 का क्यूब क्या होता है, 27, 2 का क्यूब क्या होगा, 8, माइनस 9 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/2 प्लस 12। ठीक है, अच्छा अब अगर मुझे कैंसिल करना हो, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यहाँ पर लग रहा है कुछ कैंसिल होगा, बिल्कुल जो कैंसिल हो रहा है उसे कर दो। 2 1 2, 2 4 8, तो हमारा बचेगा क्या, 27/4 माइनस 9 9 81/4 प्लस 3/2 और प्लस 12। जहां कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में वहां पर क्या है, 1 है, भगवान नहीं। ठीक है, अच्छा 4 4 2 और 1 का एलसीएम लोगे तो फाइनली आपको 4 ही मिलेगा। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे आएगा 1 को इंटू करेंगे ऊपर पे 27 माइनस 4 को 4 से डिवाइड करें 1 को ऊपर इंटू करा तो आएगा 81। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से आएगा क्या, 6। 4 को 1 से डिवाइड करेंगे आएगा 4 को 12 से करेंगे तो आएगा कितना, 48। ठीक है सर, 27 माइनस 81, 6 प्लस 48 कर लेते हैं, कितना आएगा, 8 प्लस 6 होता है 14 और ये हो जाएगा 54/4। प्लस वाले एक साथ ले रहा हूं मैं, 27 प्लस दिस, तो 27 प्लस 54 माइनस 81/4, तो 7 प्लस 4 11, 5 प्लस 2 7 1 81 माइनस 81/4। सो आंसर क्या आया, 0। तो फाइनल हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अगर हमारा आंसर फाइनल 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस fx पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या है, दैट इज 3 माइनस 2x इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें तो हमने फैक्टर्स को कंफर्मेशन करा कि ये है। अच्छा अब मान लो कि आपको इसमें फैक्टर भी निकालना हो, किसी एक वैल्यू निकालना है, ए का बी का किसी भी पार्टिकुलर वैल्यू निकालना है, तो वो क्वेश्चन कैसे करेंगे उसको देखते हैं। फैक्टर दिया हुआ है बट हमारे पास एक नई चीज है, दैट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें यहाँ पर फैक्टर दिया हुआ है और पॉलिनोमियल भी दिया हुआ है, बट हमें ये तो चेक करना है कि इसका ये फैक्टर है या नहीं है थ्रू फैक्टर थ्योरम। बट हमें यहाँ पर एक नई चीजें भी कैलकुलेट करनी है, दैट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, सो हमारा जो फैक्टर है वो क्या है, g ऑफ x। अगर मैं बात करूं तो g ऑफ x हमारा क्या है, 2x माइनस 1। तो मैंने आपको बताया था इसको हम इक्विवेलेंट किसके कर देंगे, 0 के। सो एज वी नो दैट जब माइनस उधर शिफ्ट होता है तो क्या बनता है, प्लस बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 1। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। सो हमारा जो आंसर आया x का वो क्या आ गया, 1/2। मतलब इस पॉलिनोमियल में हम लोग क्या x की वैल्यू पुट करेंगे, सो वी विल बी जस्ट
हैव द वैल्यू दैट इज x 1/2, उसको हम यहां पर पुट करेंगे। चलिए उसको करके देखते हैं। सो हियर वी हैव वैल्यू दैट इज x इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, हमारे पास जो p ऑफ x है क्या है देखते हैं। सो वी हैव दैट इज 8x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 माइनस 16x स्क्वायर प्लस 10x प्लस m। ठीक है, अब इसमें हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे। सो 8 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 1/2 होल पावर 4 प्लस 4 इंटू 1/2 होल पावर 3 माइनस 16 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 1/2 प्लस m। इतना समझ में आ गया होगा आपको कि हमने इस फैक्टर से x की वैल्यू निकाली -1/2 को इस पॉलिनोमियल में पुट कर दिया है। इतना कर लिया, बहुत बढ़िया। अब यहां से हम लोग का काम होता है स्टार्ट। कैसा 8 इंटू, अब देखो 1/2, 1 का पावर 4 मतलब क्या होता है 1, 2 की पावर 4 मतलब 8 मत लिख देना भाई, मत लिख देना, गलती से भी मत लिख देना। 8 की पावर मत लिखना, या 2 की पावर 4 8 मत लिख देना। 2 की पावर 4 मतलब है 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, तो यहां पर आ गया 16। ठीक है, प्लस 4 इंटू 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 बार इंटू करना है, ना कि 2 इंटू 3 कर देना है। सो 2 की पावर 3 होता है 8 माइनस 16 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 5 प्लस m। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा काटा पीटी है, ध्यान से देखिएगा। 8 1 8, 8 2 16, तो क्या बचा 1/2 प्लस 4 1 4, 4 2 8, तो क्या बचा 1/2, 4 1 4, 4 4 16, तो क्या बचा -4 प्लस 5 प्लस m। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। चलो अब क्या करते हैं, हमारे जो नंबर्स, एक साथ हम नंबर्स को सॉल्व कर देते हैं। यहां पर डिनोमिनेटर मान लेते हैं 1 है, तो अगर इसका एलसीएम लें, ठीक है, इसको हम यहां से इक्विवेलेंट कर देंगे 0 से, बिकॉज पूरी पॉलिनोमियल 0 होगी तभी यहां पर हमारा m का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सभी को हम क्या कर देंगे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2 का एलसीएम लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 1 इंटू 1 होता है। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 1 होता है। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे आएगा 2, और इसको करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा -8 प्लस 2 को इससे डिवाइड करेंगे ऊपर इंटू करेंगे तो आएगा कितना 10 इक्वल्स, सॉरी यहां पर आएगा प्लस m इक्वल्स टू 0। 1 प्लस 1 2। ठीक, अब यहां पर -8 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +2/2 प्लस m इक्वल्स 0। सो 2 + 2 कितना होता है 4/2 प्लस m इक्वल्स 0। इसको इस कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो इसका आंसर आएगा 2 प्लस m इक्वल्स 0। तो फाइनल आंसर m के हमारे कितना आ जाएगा, जब +2 उधर शिफ्ट होगा तो क्या आएगा -2। सो इससे हमें समझ में आया कि जो गिवन पॉलिनोमियल था ये इसका फैक्टर था, इसलिए हमने क्या करा इक्वल्स टू 0 करा है, तभी हमारी m की वैल्यू आई है। क्लियर है। तो सबसे पहले फैक्टर से हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू निकाल के हमने इस पूरी पॉलिनोमियल में पुट कर दिया। जो फाइनल आने लगा तो हमने क्या करा इक्वल टू 0 कर दिया, बिकॉज वो उसका फैक्टर है। तभी आप क्या कर पा रहे हैं, किसी भी अननोन नंबर का, वेरिएबल का वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है। सो जब आप इसको सॉल्व करें तो आपको ये आ गया 2 प्लस m इक्वल टू 0। अब इस 2 को उधर शिफ्ट करा आपने, जो आपका फाइनल आंसर आया m की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी, तो m की वैल्यू कितनी आई -2। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इस पे बेसिक और क्वेश्चन करते हैं, मजा आ रहा होगा, चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो ये था बेसिक से स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था। लेट्स डिस्कस एन इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फैक्टर थ्योरम। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ x minus 2 and x minus 1/2 are the factors of given polynomial, that is px square plus 5x plus r। अगर ये दोनों इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं, ठीक है,
हैं। तो शो दैट P इक्वल्स टू R होगा। कैसे? तो देखो, सबसे पहले हमें पता है कि भाई ये और ये इसके फैक्टर्स हैं, तो सबसे पहले कंडीशन हमें क्या करना है, तो हम लोग लिखते हैं सोल्यूशन। मैंने आपको बताया है जो फैक्टर दिया होता है हम उसको इक्वल कर देंगे 0 के, तो आपको x की क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको पहली x की वैल्यू आ गई, दैट इज 2। ठीक है, ये अपना पहला फैक्टर का वैल्यू आया। ऐसे आपको दूसरा फैक्टर क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, दैट इज x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। तो अगर माइनस उधर शिफ्ट होता तो क्या बनता है, प्लस बनता है। तो x की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, प्लस 1/2। ठीक है, तो आपको दोनों x की वैल्यू मिल गई। अब आप क्या करेंगे, हम पुट करके देखेंगे इसमें x की वैल्यू एक बार फर्स्ट वाले फैक्टर से और एक बार सेकंड वाले फैक्टर से। ठीक है, सो अगर मैं x की वैल्यू मतलब p ऑफ x की जगह मतलब x की जगह मैं 2 रखता हूं, तो देखते हैं वैल्यू क्या आती है। p x का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r, ये था। ठीक है, तो ये हो जाएगा p इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 10 प्लस r। अब मैंने बताया था जब भी आपको वैल्यू निकालनी हो, चाहे आपको इक्वालिटी दिखानी हो, आप किसके इक्वल करोगे, उसको इक्वल करोगे 0, बिकॉज वो फैक्टर है। हमें ये नहीं बोला फैक्टर चेक करना है, वो फैक्टर है ऐसा बता दिया है, मतलब वो इक्वल टू किसके होगा, 0 के होगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल टू 0। अब मैं बोल रहा हूं कि जो 4p है और r, ये वही पूरा टर्म है वेरिएबल वाला, राइट। तो इसको एक साइड रखते हैं, नंबर को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा 4p प्लस r इक्वल्स टू -10। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 3। इतना क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने दोनों फैक्टर्स थे उसमें x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाली पहले वाले फैक्टर की और x की वैल्यू निकाली दूसरे वाले फैक्टर की। जो पहला वाला फैक्टर आया था उस फैक्टर की x की वैल्यू को पुट करके हमने एक इक्वेशन बना ली, जो है हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब ऐसे हमारा जो सेकंड फैक्टर है इसकी वैल्यू पुट करेंगे और इक्वेशन नंबर 4 बनाएंगे। ठीक है, चलो वो भी देख लेते हैं। सो हियर वी हैव दैट इज p। अब हम वैल्यू क्या लेंगे, 1/2। सो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू p इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r। ठीक है, अभी मैंने बोला था इसको इक्वल किसके करेंगे, 0, बिकॉज ये फैक्टर ऑलरेडी है। तो ये क्या हो जाएगा, p इंटू 1/4 प्लस 5/2 प्लस r इक्वल टू 0। से बन जाएगा p/4 प्लस 5/2 प्लस r इक्वल टू 0। अब मैंने बोला कि ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन सभी को एलसीएम लेते हैं, नंबर्स को एक साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो p/4 है, ये है 5/2 और ये हो जाएगा r/1। तो अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो फाइनली एलसीएम आएगा मेरा 4। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे आएगा 1, 1 को इंटू करेंगे ऊपर तो आएगा p। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 2, 2 को 5 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 10, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे आएगा 4 और ऊपर r से इंटू होगा तो बनेगा 4r इक्वल टू 0। सो हमारा जो फाइनल इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, ये होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा क्या 0। तो बनेगा p प्लस 10 प्लस 4r इक्वल टू 0। अब मैंने बोला नंबर्स को एक साथ शिफ्ट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 4r प्लस p इक्वल टू -10। ये अपना बन गया इक्वेशन नंबर 4। क्या यहां तक क्लियर हो गया कि हमने जो सेकंड फैक्टर लिया था उससे एक इक्वेशन बन गई। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, किसको, कंपेयरिंग इक्वेशन 3rd एंड 4th। क्यों, क्योंकि इसकी भी राइट साइड -10 आया है और इसकी भी राइट साइड -10 आया है, दोनों की राइट साइड की वैल्यू तो सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा। तो इसमें क्या लिखा है 4p प्लस r इक्वल्स टू, यहां पर क्या लिखा है 4r प्लस p। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेम टर्म्स को एक साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4p माइनस p, क्योंकि प्लस उधर जाके माइनस होता है, और 4r और प्लस उधर जाके हो जाएगा -r। तो आपका आंसर क्या आएगा 3p इक्वल्स टू 3r। अब क्या होगा 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, p इक्वल्स टू r आ जाएगा, जो हमें प्रूव करना था। तो हेंस हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड।
आई थिंक आपको क्वेश्चन मजा आ गया होगा करके कि फैक्टर थ्योरम का फैक्टर दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है कि कैसे निकलेगा। तो आई थिंक यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे निकाला है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, राइट। तो चलिए आप समझते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोग कैसे उसके फैक्टर्स निकाल रहे हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब बीच का जो टर्म है, आपको ये दिख रहा है, बीच का टर्म क्या है 5x, इसको हम स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में और फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को लिखिए आप सोल्यूशन, ठीक है, और ये हो जाएगा क्वेश्चन हमारा 6x² प्लस 5x माइनस 6। ध्यान से देखना, एक एक स्टेप बहुत आसानी से आ जाएगा और ये फैक्टराइजेशन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा अगले साल 10th में, जहां पर आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज निकालनी होगी इन क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर गामा एंड अल्फा बीटा फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन वहां पर आएगा जहां पर हम फैक्टर निकाल रहे हैं, वो बन के आ रहा होगा उसका रूट्स। तो ध्यान से समझना चीजों को, ठीक है, ओके। तो देखिए ये है आपका 6 और ये है 6, तो जो भी होता है x² कोफिशिएंट ये मल्टीप्लाई होता है इससे। क्या होगा पहला स्टेप, मल्टीप्लाई। स्टार्टिंग में जो भी नंबर आपको दिख रहा है x² कोफिशिएंट वो मल्टीप्लाई होगा एक पर्टिकुलर कांस्टेंट पॉलिनोमियल से, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 6 कितना होता है भाई, केवल तो आपको आती होगी, दैट इज 36। क्लियर है पहला स्टेप। तो ये था आपका पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की। अब आ गया हमारा 36। अब 36 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं, मतलब 36 किस किस के टेबल में आता है। तो मुझे पता है 1 इंटू 36 होता है, 2 इंटू 18 36 होता है, 3 इंटू 12 36 होता है, 4 इंटू 9 36 होता है, 6 इंटू 6 36 होता है, 7 में आता है, 8 में आता है, 9 में आता है, 9 इंटू 4 36 होता है, 12 into 3 and 18 into 2 and after that 36 into 1। तो सेकंड स्टेप क्या था हमारा, सेकंड स्टेप था हमें सारे इसके फैक्टर्स लिखने थे। सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, हमें लिखना होता है इसके सारे फैक्टर्स, ठीक है। हमने क्या करा, इसके सारे फैक्टर्स लिख दिए, समझ में आ गई होगी बात, राइट, ओके। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 3, हमें प्लस करना है या तो माइनस करना है, जो कि नंबर सेम बीच वाले जैसे आना चाहिए, मिडिल टर्म। प्लस करना है या हम माइनस करेंगे, मिडिल टर्म के इक्वल होना चाहिए, वो मिडिल टर्म के इक्वल। तो मिडिल टर्म में क्या है हमारा 5 है, ठीक है। अब हम एक एक करके देखते हैं क्या हमारा बीच में 5 आ रहा है प्लस करने से या माइनस करने से। अगर मैं 36 और 1 को प्लस करता हूं तो 37 बनेगा, माइनस करता हूं तो 35 बनेगा, तो ये काम नहीं बना। 2 और 18 को प्लस करेंगे तो 20 बनेगा, माइनस करेंगे तो 16 बनेगा, ये भी काम नहीं देगा। 3 और 12 को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 15 और माइनस करेंगे तो बनेगा 9, नहीं बन रहा काम। 9 और 4 को अगर प्लस करते हैं बनता है 13, लेकिन अगर हम माइनस कर रहे हैं इसको तो बन रहा है 5, तो ये काम देगा। तो इससे हमें समझ में आ गया कि ये क्या है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का फॉर्म जो हमें यहां पर मिल गया। मतलब अगर मैं 9 में से 4 निकाल देता हूं तो मुझे 5 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, इसको लिखेंगे आप 6x² प्लस 5x माइनस 6, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब आपको ये आ गया, इसके बाद क्या करना है। अभी आपको मिल गया कि भाई ये 6x² था, 5x को हम लोग लिख सकते हैं क्या 9 माइनस 4, बट यहां तो x भी है, तो आप क्या लिखोगे, बड़े का साइन ये होगा, वो बड़ा नंबर होगा हमेशा। यहां पर प्लस का साइन है, मतलब बड़ा नंबर का साइन क्या होगा प्लस, तो 9x क्योंकि x भी है, माइनस 4x, तो 9 वहां से हमने उठाया, 4 वहां से उठाया, और x हो चाहे y हो चाहे z हो, कुछ भी हो वेरिएबल हम ये लेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम लिख दोगे माइनस 6। आई थिंक क्लियर हो गया होगा स्टेप नंबर 4, समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, इनको एक साथ कर लेंगे और इनको एक साथ कर लेंगे, मतलब ये दो में हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे और इन दोनों में हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कैसे, ध्यान से देखो, 6x²
एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 6 होता है, और एक्स को मैं लिख सकता हूं 2 बार, क्योंकि एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब 9x हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और एक अकेला x। ये समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए, ये 3 और ये 3 दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो जो चीज कॉमन आती है वो बाहर लिख दो। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5, जो चीज कॉमन आ रही है दोनों में उसको बाहर लिख दो। एक x और एक x कॉमन आ रहा है, मतलब दोनों में कॉमन आने चाहिए, ये चीज हमें ध्यान देनी है। तो एक x भी कॉमन आया, ठीक है, ब्रैकेट लगाओगे आप। ऊपर वाले लाइन में क्या बचा है, एक 2 बचा है और एक x बचा है, वो यहां पर लिख दो। ठीक, प्लस का साइन है तो प्लस आएगा, माइनस का साइन होगा तो माइनस आएगा, तो यहां पर प्लस है तो प्लस आएगा। सेकेंड लाइन में क्या बचा, ओनली 3, तो यहां पर 3 लिख दीजिए, ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अब यहां पर माइनस का साइन है तो इसको माइनस ही रहने देंगे। ठीक है, सेम विद दिस। अब आपके पास है 4x, 4x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू एक्स, और 6 है तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। क्या इसमें आपको कॉमन दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है कि 2 यहां पर कॉमन है, तो जो चीज कॉमन है उसको हम क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे। बचा ब्रैकेट में क्या लिखना है, जो चीज यहां लिखी है वो सेम यहां पर लिख देंगे। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, बहुत 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 ध्यान से सुनिएगा। जो चीज यहां पर हमने लिखी है एज इट इज सेम इसको यहां पर लिखना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3। आ गई बात समझ में? हमें ज्यादा दिमाग लगानी ही नहीं, जब चीजें दी हैं, दिख रही हैं, तो हम सेम वैसा ही क्यों ना लिख दें। अब ध्यान से देखो, ये चीज और ये चीज सेम है, 2 बार दिख रही है, तो 2 बार क्यों दिखना भाई, एक ही बार दिखे ना, क्यों दिखना है 2 बार। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार लिख देंगे, तो 2x प्लस 3 हमने एक बार लिख दिया। अब बचा क्या था, 3x माइनस 2, तो जो बचा है साइन के साथ, तो 3x माइनस 2 हम लिख देंगे। तो ये जो आपका आया, दिस इज द फैक्टर ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन बाय ऑफ गिवन पॉलिनोमियल बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इस तरीके से आप करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी लिख दिया कि स्टेप नंबर 5 क्या था, स्टेप नंबर 1 क्या था, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, ऐसे आप चीजों को देख के समझ पा रहे होंगे। समझ में आया? तो ये था आपका स्टेप नंबर 4, यहां पर मैंने लिखा हुआ है, राइट। तो आई थिंक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्लियर हो गया। बट ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, अगर मैं इसको रूट में बदल दूं, अगर हमारे पास रूट के क्वेश्चंस आ जाए, तो हम किस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे वो भी समझते हैं। ऑफ अ पॉलिनोमियल which is having a highest power or the degree of the polynomial is 3. तो ये कौन सा polynomial है? तो from here we can say that this is a cubic polynomial because degree of the polynomial क्या है यहाँ पर? That is 3. जब कभी degree of the polynomial 3 होता है तो वो कौन सा polynomial होता है? So this is called as cubic polynomial. अब इसको factorization करना है। क्या हम cubic को middle term splitting से कर सकते हैं? तो देखते हैं। तो इसके लिए एक मेथड डिफरेंट है, ध्यान से देखना, बहुत आराम से बेसिक से चीजें बता रहा हूं, बस नजर यहां पर रखना, लिखना मत अभी, ध्यान से दर्शक देखना। जैसे मान लो, लेट्स सपोज आपके पास क्वेश्चन है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है कि यहां पर जो भी क्यूब मतलब जो भी y क्यूब हो, x क्यूब हो, वेरिएबल की पावर 3 होगा, उसका क्या होगा, कोफिशिएंट, उसको आप लास्ट पर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल से करोगे मल्टीप्लाई। क्या करोगे? फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई। ये आपका स्टेप नंबर 1। जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट होगा, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट होगा वेरिएबल का, उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल से करेंगे मल्टीप्लाई। सो अगर मैं 2 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 2। 2 के सारे फैक्टर्स लिख लो, किस किस टेबल में आता है? 1 में आता है, 2 में आता है, ठीक है। अब यहां पर हमें मिल गया कि भाई ये तो है 2, इसके सारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? एक हो जाएगा 1 और एक हो जाएगा 2। अब यहां पर हम सिर्फ +1 +2 नहीं लेते, हम लोग करते हैं दोनों कंडीशन, +1 -1 +1 -2। तो हमें दोनों कंडीशन लेनी है, इस चीज का ध्यान रखें। ये है हमारा स्टेप नंबर 2।
सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करा, उसके जो फैक्टर्स आए थे उसको प्लस माइनस में लिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू, मतलब कि अब मैं सबसे पहले y की वैल्यू +1 रख के देखूंगा क्या ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल 0 हो रहा है या नहीं। अगर 0 नहीं होगा तो हम उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे +1 के बाद -1, उसको बनाएंगे 0। अगर -1 से नहीं होगा तो हम +2 रखेंगे, +2 से नहीं होगा तो -2 से ऑब्वियसली हो गए, राइट। ऐसा नहीं होगा, करते जाना है, चेक करते रहना है जब तक 0 नहीं आता है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 2 × 1 का क्यूब, y की वैल्यू हमने रख दी 1, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 -1, सो 2 × 1 का क्यूब 2 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 -1। क्या यहां पर कुछ आपको दिख रहा है? यस, +2 -2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, आंसर क्या है? 0। मतलब जब हमने y की वैल्यू को 1 लिया तो आंसर क्या आ रहा है? 0। इसका अगर मैं फैक्टर बनाना हुआ तो ये इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा कि y माइनस इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ये हमारा थर्ड स्टेप। हमें क्या करना था, सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने उसके सारे फैक्टर्स लिखे। फैक्टर हमेशा पॉजिटिव नहीं लेंगे, हम प्लस माइनस लेंगे, ठीक है। एक बार हम प्लस की वैल्यू रख के देखेंगे क्या उससे हमारी पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल 0 हो रही है या नहीं। अगर 0 हो गई तो वो उसका फैक्टर है, अगर 0 नहीं हुई तो हमें उसको क्या करना होगा, कंटिन्यू करना होगा माइनस की वैल्यू से, फिर उसके जो आगे फैक्टर्स उसको प्लस से माइनस से चेक करना पड़ेगा जब तक 0 ना आए। कंडीशन ये, ठीक है। जैसे 0 आता है उसको हम शिफ्ट करेंगे और उसका एक फैक्टर बना देंगे। तो हमें यहां पर दिख रहा है कि y - 1 इज व्हाट, इज अ फैक्टर ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने फैक्टर्स आने चाहिए। सो हमें पता है कि भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स आने चाहिए, आए भी कितने हैं? ओनली 1। अब यहां पर हम लोग लगा रहे होंगे लॉन्ग डिविजन मेथड। स्टेप नंबर 4 दैट इज लॉन्ग डिविजन। क्या जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल था वो हम लिखेंगे दैट इज 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस y, ये हमारा था। और हमारा फैक्टर क्या था? y - 1, वो हम यहां पर लिख देंगे। ये बन गया हमारा g ऑफ x और वो बन गया q ऑफ x, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। अब यहां पर देखिए 2y क्यूब है और ये है y, तो यहां पर क्या इंटू करना पड़ेगा हमें? 2y स्क्वायर। ये जब इससे इंटू होगा तो ये बनेगा 2y क्यूब और ये इससे इंटू होगा तो बनेगा -2y स्क्वायर। अभी मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम कराया था तो उसमें बताया था कि साइन चेंज होते हैं, जहां प्लस होगा वहां क्या होगा? माइनस, माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। और हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? फर्स्ट एंड थर्ड साइन, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कैंसिल, प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये बन जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 2y। अब यहां पर हमें 3y स्क्वायर बनाना था, हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस 3y का। सो हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 3y का, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा? 3y स्क्वायर। उसके बाद इससे इसको मल्टीप्लाई करा तो -3y। मैंने बोला था हमें कंसिडर करना है साइन चेंज, तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। हम कंसिडर करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट। तो अगर मैं इसको कंसिडर करता हूं तो यहां मैं देख रहा हूं ये चीज हो रही है कैंसिल, माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस, तो आएगा प्लस में आंसर, क्योंकि 3 का साइन बड़ा है, -1। और यहां पर हम लोग ले रहे होंगे +1 बिकॉज इसको सेम इंटू करेंगे तो आंसर आएगा यही। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा फाइनली 0। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है यहां तक? ये निकाला, उसके बाद हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड निकाला, ये आया। अब हमारे पास क्या क्या चीजें बची? हमारे पास आया कि y - 1 एक फैक्टर था और ऊपर एक हमें मिला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अब ध्यान से देखिए, क्या ये 3 फैक्टर्स हैं हमारे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के? नहीं, तो हमें इसे बनाना पड़ेगा। तो हम यहां पर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अगर हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। y - 1 को ऐसे रहने दो। अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाला क्या होगा? लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, तो 2 का फैक्टर क्या होता है? 1 × 2, तो बीच में क्या आएगा? 1 × 2 3 होगा, ऑब्वियस बात है। अगर हम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 2y स्क्वायर प्लस
2y प्लस वाई प्लस 1। अब अगर मैं इसमें कॉमन निकालता हूं तो y माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 2 कॉमन, ये बचेगा y प्लस 1 और यहाँ पर प्लस 1 आ गया तो ये बचेगा y प्लस 1। अब देखिए ये दोनों सिमिलर है तो हम एक बार लिख लेंगे, तो y माइनस 1 और ये हो जाएगा y प्लस 1 और ये हो जाएगा 2y, सॉरी यहाँ पर 2y कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 1। So these are the three factors of the given quadratic polynomial. Three factors of the given quadratic not cubic polynomial, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल के हमेशा 3 फैक्टर्स होते हैं। अब इसको चाहेंगे आप तो इसको एक साथ लिखते हैं, a माइनस वाले फॉर्मूले में a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, y स्क्वायर माइनस 1 और हम इसको लिख सकते हैं 2y प्लस 1। सो दिस इज द फैक्टर ऑफ द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से आपको फैक्टर्स निकालने हैं फॉर ए गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप यहां तक चीजें क्लियर होंगी, समझ में आ गई होंगी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, पूरा डिटेल बताता हूं फॉर्मूला, उसके बाद उसके बेस कुछ इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं हम लोग और इस चैप्टर को यहां पर एंड करेंगे उसके बाद जब क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक, सो थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा आराम से बैठो, इतना लेंथी वीडियो लो, आ गए हो यहां तक देख लियो, थोड़ा सा सांस लो, शांति रखो, आराम से सोचो क्या क्या चीजें पढ़ी थी, घबराने की जरूरत नहीं है, टफ कुछ भी नहीं है, दिख रहा है बड़ा, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होता जाएगा। लिटरली बिलीव इन योरसेल्फ कि हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी चीजें आराम से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उतनी मैथ्स अच्छी होती है, मैथ्स खराब नहीं होती। इट्स ऑल अपॉन योर कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आसान हो जाएगा मैथ। आ गई होगी बात समझ में, राइट? चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और इसके बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट यू ऑल हैव स्टडीड इन 8th क्लास। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड वो 9th में, जिससे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड लेवल के, राइट? सो देखिए, जो ब्लैक कलर से मैंने लिखा है ये सारे फॉर्मूलाज आपने 8th क्लास में पढ़े थे, राइट? ये सारे फॉर्मूलाज आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, बट यहां तक आपको दिए होंगे, बट ये दोनों फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट इस पे बेस्ड बहुत सारे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं जो फ्रेम होते हैं और वो एग्जाम से डेफिनेटली आते हैं। तो एक बार इस पूरे फॉर्मूला शीट को स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो अपने कॉपीज में, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द आइडेंटिटीज टू सॉल्व डिफरेंट क्वेश्चन। इन आइडेंटिटीज का यूज करें हम और डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? तो फटाफट एक बार मैं हट जाता हूं, ठीक है? तो इसका फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और एक को नोट कर लो, बिकॉज इसी पे बेस हम क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे। नाउ लेट्स बिगिन विद आवर स्टैंडर्ड लेवल ऑफ क्वेश्चंस ऑफ दिस मास्टर वीडियो, सम्स ऑन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, जैसा आपको क्वेश्चन यहां पर फर्स्ट दिख रहा होगा कि x प्लस 1/x की वैल्यू 6 दे रखी है, हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, बहुत आसान है, नॉर्मल सी आइडेंटिटी पुट करिए, ध्यान से देखिएगा। हमें पता है कि भाई 1x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है 6। ठीक है, अगर मैं इसको स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स करता हूं, स्क्वायरिंग ऑन, उनके में स्क्वायर भी निकालना है इसलिए, ठीक है, ये दिमाग में तभी क्लिक होता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर। अच्छा, ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर ये चीज पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या? a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab, x इंटू 1/x और 6 का स्क्वायर 36। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x से x कैंसिल बचेगा 2 इक्वल्स टू 36। तो हमें पता है नंबर को नंबर के साथ शिफ्ट कर लेंगे, तो प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा? -2। सो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 36 माइनस 2। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा? सो इट विल बी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 34। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आपको ये देखना है कि स्क्वायर निकालना है तो हमें स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स करनी है, राइट?
अब अगर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सब पार्ट है, दैट इज सेकेंड, वो यहां पर दे रखा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। सेम फंडा यहां पर यूज होगा। अभी हमने यहां पर निकाला क्या कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हमें फिर इसका डबल निकालना है, राइट? तो अब लोग यहां पर क्या करेंगे, सेम चीज, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 34 का स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4, 1/x स्क्वायर का करेंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू 1/x की पावर 4। 34 का स्क्वायर करना है, सो 34 इंटू 34, 4 4 16, 1 कैरी, 12 1 13, 12 और 9 1 10, 6 5 1 1, तो आ जाएगा 1 1 5 6। अब ध्यान से देखिए, ये इससे कैंसिल हो गया। सो क्या बचेगा, x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 1 1 5 6। हमें आंसर इसका चाहिए, तो हम क्या करेंगे, नंबर को नंबर की साइड भेज देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल्स टू 1 1 5 4। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल, राइट? तो ये क्वेश्चन आपको आसान लग रहा है। अब इसी को अगर मैं क्यूबिक में चेंज कर दूं, क्यूब निकालना हो या फिर x की पावर 6 निकालना हो, किस तरीके से उन क्वेश्चंस को करेंगे, लेट्स डिस्कस दैट ऑल्सो। देखिए इसमें क्या चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले हमें यहां पर बोला गया है दैट इज कि 3x माइनस 7y इक्वल्स टू 10 है, ठीक है? एक्स वाई की वैल्यू हमें दे रखा है -1 और हमें निकालना है 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर। तो अप्रोच क्या होती है, हमें कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमें क्या रूल यूज करना है, ठीक है? तो देखो, अगर मैं 3x स्क्वायर का डबल करता हूं तो मुझे 9x स्क्वायर मिल रहा है, बिल्कुल सर। 7y का अगर मैं करता हूं डबल तो मुझे फिर स्क्वायर निकालता है 49y स्क्वायर मिल रहा है। मतलब ये a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मेट में तो जा रहा है। सो अगर मैं इसको लिखूं दैट इज x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही होता है, राइट? अगर मैं इसको माइनस में कर दूं कि हमारा क्वेश्चन क्या है, माइनस में, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में। अब इसी वैल्यू को पुट करो, इसकी जगह क्या है, ये 3x है और y की जगह क्या है, 7y का होल स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है, ये चीज, ठीक है? अब यहां पर क्या आ जाएगा, इसका अगर करेंगे तो 9x स्क्वायर आएगा, इसको करेंगे तो क्या आएगा, 49y स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई, मतलब 3x इंटू 7y, ठीक है? अब इसके बाद ध्यान से समझने की कोशिश करो क्या दिया हुआ है। क्या हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, यस। इसकी वैल्यू कितनी है, 10। तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 का स्क्वायर 9, और इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो इसे आप ऐसे ही रहने दीजिए, 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर, ये ऐसे रहेगी। अब 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 42xy बन गया। xy की वैल्यू दी है, बिल्कुल दी हुई है। सो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस 42 इंटू -1। -1 कहां से है, एक्स वाई की वैल्यू हमें दे रखी थी, ठीक है? अब ध्यान से देखो, 100 इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर प्लस 42 हो जाएगा। अब नंबर को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। सो 100 माइनस 42 इक्वल्स टू हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर। सो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, it will be 58. So this is the right answer. I hope ये सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमें पहले क्वेश्चन देखना है, उसके बाद हमें फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद हमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके इसके आंसर्स को निकालना है। तो इसे प्रॉपरली समझ लीजिएगा। चैप्टर दैट इज ऑफ क्यूब, ठीक है? इसको कैसे कर रहे होंगे वो ध्यान से देखते हैं। यहां पर लिखा है
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7 है। ठीक है, हमें निकालनी है वैल्यू क्यूब की। तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि हमें यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है और हमें क्यूब निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसे x बनाना पड़ेगा, मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स। ये कैसे बनेगा, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला, दैट इज x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू, सॉरी यहां पर आ जाएगा सिर्फ x और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। x से x कैंसिल, तो यहां पर बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, इसी की वैल्यू हमें 7 दे रखी है, तो इसको यहाँ पर 7 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 7 प्लस 2 क्या बन जाएगा, 9। सो हमारा जो वैल्यू आया x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, 9। अब जब स्क्वायर उधर शिफ्ट होता है तो क्या बनता है, तो जब भी स्क्वायर उधर शिफ्ट होता है तो बनता है रूट। ठीक है, अब यहां पर अगर रूट बनेगा तो रूट बनने के बाद क्या होगा, सो अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 9। तो रूट से जब आंसर बाहर आता है तो क्या होता है, इसका आंसर बनेगा प्लस माइनस 3। बट अब हमें सॉल्व करना है तो हम कंसिडर करेंगे प्लस 3। तो हमें मिल गया कि भाई x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, प्लस 3। हमें निकालना क्या था, q। तो अब हम लोग कर लेते हैं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग की जगह हम दोनों साइड का क्यूब निकालते हैं। ठीक है, तो अगर मैं a प्लस बी का होल क्यूब लगाऊं तो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी इक्वल्स टू 3 का क्यूब 27। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 3। ठीक है, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 27। अब x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 3 आई थी, तो हम यहां पर क्या पुट करेंगे, 3। सो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 27। सो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 9 इक्वल्स टू 27। सो नंबर को नंबर के साथ ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स टू 27 माइनस 9। सो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स टू 27 में से अगर माइनस करें तो कितना आ जाएगा भाई, सो अगर इसको माइनस करें तो 18 आ जाएगा। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। I hope this solution is clear to each and every student here. समझ में आ गई होगी बात। तो यहां पर अपना पॉलिनोमियल्स एंड होता है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बहुत देखे होंगे, मजा आया हुआ चीजें सीखने को मिलेगी, बट हाँ यही बोलूंगा कि लास्ट में प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस को लेके बैठना और करना। ये क्वेश्चंस टफ दिख रहे हैं बट है नहीं, एक बार करना चालू करोगे बनने लगेगा। ठीक है, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।